चलिए स्टूडेंट्स, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, और दो आपके पार्ट यहाँ पे गिवन है। तो आप क्या लेट कर लोगे इन दोनों पार्ट्स के लिए? लेट ए इज इक्वल्स टू कुछ सेट मान लो और बी इज इक्वल्स टू भी कुछ सेट मान लो। ठीक है, ये मान लिया। आप दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखा देते हैं। ए जो है वो 1 2 3 है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे आरएचएस। इधर एलएचएस पे तो कुछ सॉल्व करने को है नहीं, सीधा ए दिया है, इसको सॉल्व करके ए लाना है। तो करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा? जो कॉमन पार्ट है ये आ गया, फिर इसका यूनियन कर देंगे। ए माइनस बी में क्या होगा? तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दोज आर नॉट इन बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, पर जो बी में ए के एलिमेंट मौजूद हैं, मतलब कॉमन जो एलिमेंट्स है वो नहीं लिखने हैं। तो 3 जो है वो कॉमन है, तो बचा कितना? 1 एंड 2। इसका यूनियन लोगे दोनों सेट्स का तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 2 एंड 3। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं सारे लिख दिए जाते हैं, और जो रिपीट हो रहे तो दोनों में बार बार आ रहे होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, इतना बात समझ आया? और ये किसके इक्वल है? सेट ए के इक्वल है। हेंस LHS here LHS is equals to RHS, hence proved। सिमिलरली आप ये भी कर लेना, ठीक है। नहीं है तो करके दिखा देते हैं। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, चलो लिख ही लेते हैं सही से। 1 2 3 यूनियन 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये आ गया। इधर आ जाते हैं। ए में क्या है? 1 2 3 यूनियन बी माइनस ए, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी दोज आर नॉट इन ए। डिफरेंस हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका यूनियन ले लो, तो 1 2 3 4 एंड 5, हेंस प्रूव्ड। हाँ, बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज और समझ लो। यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन कह रहा है शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ये आपको 2 पार्ट दिए हैं। अभी मैंने क्या कर दिया था? कोई सेट मान लिए थे ए एंड बी, और फिर मैंने एलएचएस और आरएचएस इक्वल दिखा दी थी। एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका क्या है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। इससे भी आप कर सकते हैं। तो सेट्स की प्रॉपर्टीज का चलो यूज करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। तो उसके लिए वेन डायग्राम तैयार कर लेते हैं। वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, ए माइनस बी को हम और कैसे लिख सकते हैं? पहले जरा इसको ठीक करो, इसको यूनियन या इंटरसेक्शन फॉर्म में लाओ। तो ए माइनस बी होता कौन सा पोर्शन है? ये वाला। ठीक है, ये क्या है? ए माइनस बी। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? तो आपको यहां समझाते हैं। इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज यही होती हैं, एक चीज को दूसरी तरह से लिखना। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज की फॉर्म में हम लोग समझते हैं या लिख देते हैं। चलो, अब प्रॉपर्टी एक ये बना दी, इसको जरा प्रूव भी कर लेते हैं। क्या यही चीज ये है? तो बी का इंटरसेक्शन क्या होता है? बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, ये बी वाला सर्कल छूट गया। और ए क्या है? ए हम डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, ए ये रहा। डॉटेड पोर्शन क्या है? ए, और लाइंड पोर्शन क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन इन बोथ।
तो जो शेड हमने किया है, जो कॉमन शेड है, जहां डॉट भी हो जहां लाइंस भी हो, वो कौन सा एरिया आ गया? सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो समझ आ गया ये एक ही चीज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको याद आया होगा, यहाँ पे इसको अब देखो, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्म में आ गया। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था? मान लो कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, इसको और कैसे समझाया था हम लोगों ने? ऐसे, ये जो बाहर साइन है पहले वही साइन रहेगा बी के साथ, फिर बीच में प्लस, ये जो यहाँ बीच में है, और ये ऐसे ये खुलता था। तो ये कैसे खुलेगा? जो बाहर है वो ये, अंदर वाला ये रहा, और फिर ये खुल गया। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मतलब सेट्स पर काम करता था। अब इधर आ जाओ, इसको जरा ओपन करो। तो ए यूनियन बी, अब इसको छेड़ो मत, अभी इसको मत छेड़ो, ये वहीं का वहीं लिखा रहने दो। ये वाला जो साइन है ये लगाओ और ए के साथ लिख लो। अब जो बीच वाला है थोड़ा बड़ा बनाना, नहीं तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है समझने में। ये एक तरफ इसका सीन हो गया, अब इसका इसके साथ खेल देखो, ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्या है? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ऐसे बंद कर लो। ठीक है, अब इन दोनों को जरा सॉल्व करते हैं। तो एक चीज देखो, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा देखना। ओहो, ये चल रहा है। अब ये इंटरसेक्शन पार्ट जो है इसका यूनियन लेंगे ए के साथ। देखो एक बात समझो, कभी भी इंटरसेक्शन पार्ट का जब किसी के साथ, जैसे किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन है और उनमें से यूनियन ले लें किसी भी सेट के साथ, तो आंसर वही आ जाता है। जैसे यहाँ अगर बी लिखा होता तो आंसर में बी ही आ जाता। देखो इंटरसेक्शन तो अपनी जगह है, इंटरसेक्शन में बहुत छोटा पार्ट मिलता है। चलो यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। मैं कह रहा हूं अगर इंटरसेक्शन पार्ट है किन्हीं दो सेट्स का, तो यहां पे ये आ गया। अब इसका यूनियन, इतने का यूनियन अगर हम किसी भी सेट के साथ, एक सेट के साथ ले ले, चाहे ए के साथ या बी के साथ, तो आंसर में वही सेट आ जाता है। यहां ए के साथ लिया गया तो ए आ गया। जैसे सेट ए मान लो हम डॉट से ऐसे दिखा देते हैं, ये तो सेट है। यूनियन मतलब ये दोनों, आइदर ये और ये। ठीक है, तो मतलब चाहे लाइन वाला पोर्शन हो चाहे डॉट वाला, दोनों ही काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ए का ए ही आ गया। अगर ये यहाँ पे बी होता तो आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वापस आते हैं, इधर देखते हैं। अब खाली इतना पोर्शन देखो, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको कहीं दिखा देते हैं। ये आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज पढ़ी भी होंगी और समझी होंगी क्वेश्चंस में। बी और बी का देखो, बी बी मतलब क्या है ये देख लो, बी कॉम्प्लीमेंट था, ये रहा बी, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, और ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यूनियन में क्या होता है? दोनों रीजन काउंट हो जाते हैं। ठीक है, शेडेड के दोनों रीजन, जैसे डॉट वाले भी काउंट हो जाएंगे, लाइन वाले भी काउंट हो जाएंगे। अब ये पूरा जो काउंट होगा वो क्या देगा? यू देगा। ठीक है, यू आ गया। अब आपको याद दिला दें, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, अगर कुछ ऐसा सीन बन जाए तो क्या आ जाता है? यू हो जाता है। और इसी का अगर क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, तो फाई आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। आप खुद देख लो, डॉट रीजन, डॉटेड रीजन और लाइन रीजन में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये फाई आ जाता है। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन लोगे, ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज में आप पढ़ चुके हैं। और इनका जब इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग आरएचएस। अब क्या लिख दोगे? हियर LHS is equals to RHS, hence proved। तो आई होप आपको ये चीजें कुछ समझ आई हैं। इनकी हेल्प से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प से अगर कभी सॉल्व करने को कह दिया जाए क्वेश्चन में,
या पेपर में या कभी एग्जाम में कुछ कहीं टीचर पूछ दे तो आपको करना कैसे है। आप फिर लेट नहीं करोगे, ए बी को लेट नहीं करोगे, आप वेन डायग्राम का यूज करके, प्रॉपर्टीज दिमाग में बना के जो पढ़ रखी उनका यूज करके, जैसे प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन थी, प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन थी, प्रॉपर्टीज ऑन डिफरेंस थी, प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट थी, ये सब पढ़ के डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके सब आपको एक जगह ऐसे करना है और ये प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखते हैं, यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से पहले इसको जरा ठीक करो। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, अब इस रीजन को और कैसे लिखा जा सकता है, तो b का इंटरसेक्शन इसके साथ हम लोग ले लें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, b का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लें। क्या बात सही है, चेक कर लो। b क्या हुआ, ये रहा, और a कॉम्प्लीमेंट क्या है, a को छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लगा तो कॉमन पोर्शन, जहां डॉट और लाइन दोनों हो, जहां डॉट और लाइंस दोनों हो, तो यही पोर्शन तो हो गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का गोला छोड़ के, ए का सर्कल छोड़ के बाकी सब जगह मैंने डॉट लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट को डॉटेड रीजन से दिखा दिया, और बी को किससे दिखा दिया, लाइंड रीजन से। ठीक है, लाइंड पोर्शन से। तो अब क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है दोनों में, तो लाइन और डॉट जहां पे दोनों है वही रीजन क्या कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और वही तो ये है बी माइनस ए, इसी को क्या कह रहे हैं, बी माइनस ए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब अपना काम हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे अप्लाई किया जा सकता है। ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल और ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आपको देखने को मिल जाएगा। RHS सॉल्व कर रहे थे, सो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना आया। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वैसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज शो दैट, चलो आ गया, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको पता है, अभी 8th क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसका यूनियन ए के साथ, फिर जो यहाँ साइन लगा उसको लिखो, फिर यूनियन बी के साथ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया। हम लोग कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं, LHS, और ए का यूनियन ए के साथ तो ए ही आ गया, और ए यूनियन बी इतना आ गया। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, ये ए ही दे देगा। समझते हैं कैसे, चेक करिए, ए कहां है, ये रहा, ए यूनियन बी कहां है, डॉटेड से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन कहां पर है, तो जहां लाइंस भी हैं और डॉट्स भी हैं, तो ये रहा वो रीजन,
जहां लाइन भी है और डॉट भी है, और वो रीजन क्या है, सेट ए। ठीक है, क्या लिख दोगे, हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाना चाहें तो आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी LHS सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इसका इसके साथ, फिर यूनियन जो बीच में साइन है, फिर इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, LHS ये कैसे हम लोगों ने किया है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो, अगर मैंने कहीं रीजन नहीं लिखा है, कहीं रीजंस नहीं लिखे हैं, तो आप रीजन खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको स्कूल में बता दिया जाएगा, या आप खुद ही समझदार हो, मैंने बोला है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा है तो आप खुद ही लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो सकता है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही आ जाएगा, और बी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी ए लिखा जा सकता है। कैसे, आप यहाँ समझिए तुरंत। देखिए, मेरी प्रैक्टिस है, मैंने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, बच्चे क्वेश्चंस लाते हैं, तो आपको भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको चीजें आएंगी प्रॉपर्टीज का यूज करना। तो वेन डायग्राम का तो खासकर यूज है। अब ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब ए कहाँ है तो डॉटेड लगा दो, ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक रीजन भी आ जाए तो अपना वो शामिल कर लिया जाता है, मतलब उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो डॉट वाला भी इंक्लूडेड है और लाइंस वाला भी इंक्लूडेड है, मतलब डॉट और लाइंस दोनों कहाँ हैं, ए में है। ए पूरा आ रहा है, ए में देखो कोई एक शेड तो दिख ही रहा है, या तो डॉट दिख रहा है या लाइन दिख रही है, तो यहाँ तो कॉमन रीजन आ गया, डॉट और लाइंस का कॉमन रीजन, पर यहाँ डॉट्स भी तो है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, आइदर वाला। ठीक है, आइदर ए और बी, मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर वहां पे उपस्थित है तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आप इसको समझ चुके हैं, रीजन वही लिख देंगे, हियर LHS is equals to RHS hence proved। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन भी हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाइज। अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रूफ करना होता था A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू C है। अब कह रहा है कि ये चीज अगर ये संभव है, अगर ये चीज आपको गिवन कर दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्या हमें क्या गिवन है यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या, दिस गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट इम्प्लाइज B इज इक्वल्स टू C। ये गिवन है और ये प्रूफ करना है कि इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे नीड नॉट इम्प्लाइज वाला आ जाए तो ऐसा एक ही क्वेश्चन है शायद आपकी एक्सरसाइज में, पर ये अच्छा होता है, दिमाग खा जाता है सीधा कहें अगर। तो देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रूफ पहले लिख दो, और लेट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, हम b इधर लिखा तो b से x को बिलोंग करा दिया। अब यहां से दो कंडीशन अराइव होती हैं, x बिलोंग्स टू b, देन आइदर एक पार्ट इधर बना लेते हैं और एक पार्ट आपका इधर ले लेते हैं, आइदर x बिलोंग्स टू a।
हम ए को बीच में डाल के चलेंगे ना, बी और सी के बीच एक सेट और आ रहा है ए, तो हम वहां से शुरू करते हैं। बी को बिलोंग दिखाया बी से एक्स को, और एक्स को अब ए से बिलोंग दिखा दिया। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये है तो एक तो कंडीशन में ये हो गया, दूसरी कंडीशन में x डज नॉट बिलोंग्स टू a। भाई दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अगर x b से बिलोंग कर रहा है तो अगली कंडीशन में लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग दोनों कंडीशन लेके चलेंगे कि x a से बिलोंग कर सकता है और a से जो x है वो a से बिलोंग नहीं भी कर सकता है। अब दोनों कंडीशन को लेके अपना क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे और दोनों तरफ हमको क्या लाना है कि x जो है वो c से बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि b इज द सबसेट ऑफ c और सिमिलरली c इज द सबसेट ऑफ b। पर अगर किसी भी ब्रांच में अगर ये प्रूव होने से बच गया कि x बिलोंग नहीं करता है c से, तो भाई एक ब्रांच अगर खराब हो गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू a। अब अगर x और a से बिलोंग कर रहा है और b से बिलोंग कर रहा है, देन जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन पार्ट से। और अगर इंटरसेक्शन पार्ट से बिलोंग करा तो इंटरसेक्शन पार्ट किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के। इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। यहां तक पहुंच गए। अब a इंटरसेक्शन c में है तो x डेफिनेटली कहां होगा, c में होगा। तो अगर x b से बिलोंग करता है और x a से बिलोंग करता है तो ये भाई पहुंच गया। ये चीज देखिए, x b से बिलोंग कर रहा है, x c से बिलोंग कर रहा है, हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं खुले तौर पे, b इज द सबसेट ऑफ c। अब y वाला केस यहाँ पे दोबारा मत करना, अगर आपके पास टाइम ना हो, मेरे पास जगह नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूं, करने को कर दूं, पर मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख के काम चला देता हूं। सिमिलरली c इज द सबसेट ऑफ b, हेंस b इज इक्वल्स टू c। एक पार्ट है, एक ब्रांच क्या कह रही है, यस ये है। अब दूसरी ब्रांच देखो कि x जो है वो a से जब बिलोंग नहीं करता तब क्या करोगे। अब a से बिलोंग नहीं करता है, देन x बिलोंग नहीं करेगा कहां से, a इंटरसेक्शन b से। ठीक है, इट इंप्लाइज x ऑल्सो कहां से बिलोंग नहीं करेगा, a इंटरसेक्शन c से, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के। इसका मतलब क्या हुआ, देन x, अब देखो अब x जो है a इंटरसेक्शन c में नहीं पड़ा है, इस एरिया में x नहीं पड़ा है। अब x इस एरिया में नहीं पड़ा पर इसकी बात तो नहीं कही गई, तो x इसमें हो सकता है, इस बचे एरिया में x हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर से दो कंडीशन हो गई, आइदर x बिलोंग्स टू c और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। इतना बात क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब अगर इस ब्रांच में देखो कहां से चले थे, x बिलोंग्स टू b से, x बिलोंग्स टू c हो गया, सो b इज द सबसेट ऑफ c। सिमिलरली c इज द सबसेट ऑफ b। हमारी ये एक ब्रांच चली, उसके अंदर दो ब्रांच चली, दो वाली में एक ब्रांच ने प्रूव कर दिया ये है, दूसरी के अंदर फिर दो ब्रांच चली और वहां पे एक ब्रांच से प्रूव हो गया यस, b इज इक्वल्स टू c। अब इस वाली ब्रांच में देखो, अब x जो है वो b से बिलोंग कर रहा पर x c से बिलोंग नहीं कर रहा। एक केस ऐसा है, ठीक है, तीन केस में से एक केस ऐसा आ गया जहां पे दिक्कत हो रही है। इट इंप्लाइज क्या, x देखो यहां से x b में बिलोंग कर रहा है पर x c में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो b है इज नॉट द सबसेट ऑफ c।
हैंस ठीक है। तो एक ब्रांच ने आपने एक सब ब्रांच ने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि बी जो है वो सी के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब बी जो है सी का सबसेट नहीं हो सकता, मतलब इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इसका रीजन क्या दोगे, इसका रीजन क्या दोगे, लिख लो। ये यार यहां से दो पॉसिबिलिटीज बनी थी, एक ने क्या प्रूव कर दिया ये है, और एक ने क्या प्रूव कर दिया नहीं है। ठीक है, एक के किसी एक पार्ट ने प्रूव कर दिया ये नहीं है, मतलब इस ब्रांच में ये नहीं प्रूव हो गया। ठीक है, और एक भी अगर गलती हो गई, एक बार भी अगर रॉन्ग प्रूव हो गई चीज, या जो चीज मतलब जो चीज आप प्रूव करने चले उसके अपोजिट में प्रूव हो गया, तो वो पूरी की पूरी चीज बेकार हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। हियर वन possibility is saying that B is equals to C, but another one is saying B is not equal to C. Hence, we can conclude that A union B is equals to A intersection B is equals to A intersection C need not implies B is equals to C। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कई बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता है, तो आप इसको रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं 11th क्वेश्चन पर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग घुमा देगा ये भी आपका प्रूफ करते टाइम। तो करते हैं, क्या कह रहा है, इफ ये मतलब इफ के बाद जो चीज लिखी वो आपको गिवन होती है, तो आप इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो चीज गिवन है इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या शो करना है, ए इज इक्वल्स टू बी। अब ए इज इक्वल्स टू बी शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी पहले शो करेंगे, फिर बी इज द सबसेट ऑफ ए शो करेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी शो कर लो, और सिमिलरली लिख के आप बी इज द सबसेट ऑफ ए दिखा दो। चलिए करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हम लोग काफी। शोइंग, पहले दिखा दें हम लोग शो क्या करने वाले हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे ये शो करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट को एलिमेंट एक्स है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से। ठीक है, अब ए से बिलोंग कर रहा है तो आगे चलते हैं, अब इनमें से इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, और एक्स किससे बिलोंग दिखा देंगे, बी से। अगर ऐसा हम लोग दिखा पाए तो हम लोग कह देंगे यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए से बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड वाली कंडीशन देखो, इट इंप्लाइज एक्स कहां जरूर होगा, ए यूनियन एक्स में। ये कैपिटल एक्स है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे लिख दिया, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ठीक है, ऐसा लिख दिया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके दो मतलब निकलेंगे, आइदर एक्स किससे बिलोंग करेगा, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक स्टेप फांद गए हम लोग, मतलब कूद के निकल गए हैं। क्या हो जाएगा, ये कहां से है, यहां से। ठीक है, ठीक है, तो इसका रीजन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सो एक्स कहां से बिलोंग करेगा, बी यूनियन
सेट एक्स है। इसका रीजन क्या दोगे? बाय सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ठीक है भाई, ए से चले थे बी तक तो पहुंचना था ना, तो बी तक पहुंचने के लिए ये इक्वेशन ही काम करती है अपनी। तो अब चलते हैं आगे। अब इसका क्या मतलब होगा? इस स्टेटमेंट का मतलब या तो बी से बिलोंग करेगा और या तो एक्स कहां से बिलोंग करेगा? कैपिटल एक्स से। ठीक है, अब देखो यहां से चले थे और एक ब्रांच में यहां पहुंच गए, तो अपना काम यहां तो हो गया, यहां तो क्लियर है। अब इस ब्रांच को भी चेक कर लो कि क्या दिखा रहा है ये। ए से चले थे यहां पे पहुंच गए, इसका मतलब तो देखो भाई, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स कहां बिलोंग करेगा? इंटरसेक्शन से, दोनों के इंटरसेक्शन से भी। अच्छा, अब एक बात जरा देखो, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, बट बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है? फाई है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है, पर यहां पे एक्स तो दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो फिर से दो पॉसिबिलिटीज अराइव होंगी। तो आइदर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या कर सकते हैं? आइदर पहले हम लोगों ने किया क्या, इसको देख लेते हैं। सारी चीजें, इधर वाली ब्रांच क्लियर है, ये आ रही इधर से पाई। अब इसका मतलब निकालना है, तो ठीक है, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू बी, बट x does not belongs to x। ठीक है, केवल a और b से ही बिलोंग करेगा, ठीक है, पर x से बिलोंग नहीं करेगा। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स, एलिमेंट कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स दैट बिलोंग्स टू एक्स, दैट बिलोंग्स टू ए बी और एक्स, मतलब ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। या तो ये पॉसिबिलिटी बन गई, और यह पॉसिबिलिटी क्या बन गई? ए से बिलोंग कर रहा है, वो तो हमने बिलोंग दिखाया ही है, बी से बिलोंग होता वो दिख गया। ठीक है, तो ए बी से तो बिलोंग का आ गया, और जब एक्स से बिलोंग की बारी आई, जब हमने क्या करा, एक्स से मतलब जब कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स की बिलोंगिंग दिखानी चाहिए, तो वहां पे झंझट आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमको एक कंडीशन में गिवन था, कि इसमें कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता, और ये जो x आ गया है, ये कॉमन की तरह आ गया है, तो उसके दो कंक्लूजन ही पॉसिबल हैं। या तो कोई ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो सच x, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है x, ठीक है, और या फिर क्या है, केवल a से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल X में बिलोंग नहीं कर रहा। इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। इतना बात आपको अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। Here we are not sure about that x belongs to capital X or x does not belongs to capital X, but we are sure that x belongs to A and x belongs to B। इन दोनों के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इन दोनों के बारे में तो बात एकदम क्लियर है। x पे झंझट मचा था, लेकिन हमें क्या शो करना था? A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब x जो है, स्मॉल x जो हमने A में बिलोंग होता हुआ दिखाया था, उसको B में बिलोंग दिखाना था। बस इतना ही तुम्हारा टास्क था।
कैपिटल एक्स तो बीच में आ गया, उसका हम लोग खाली गिवन कंडीशन थी उसका यूज कर रहे थे। तो जब बीच में आ गया तो उसका कोई मतलब भी नहीं, उसको प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है, उससे बिलोंग दिखाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारा जो मेन टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ए से बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है। हैंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका रिवर्स दिखाएंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसको यहां पे जगह नहीं बची है तो इसको पहले मिटाएंगे फिर आपको करते हैं। चलो भाई अब शो करते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट y बिलोंग्स टू बी। अब y को बिलोंग ए से दिखा देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो अगर b से बिलोंग कर रहा है देन जो y है वो b यूनियन कैपिटल X से बिलोंग करेगा, एंड बाय सेकेंड जो y है वो कहां से बिलोंग करेगा, a यूनियन x से। दोनों आपस में इक्वल हैं। यहां से दो कंडीशन अराइव हो जाएंगी, आइदर ए से हो जाएगा इस ब्रांच में, ये जो दो ब्रांच हुई हैं, एक में y b से बिलोंग कर रहा है, एक में y मतलब b से बिलोंग होते होते a में आ गया है, तो ये तो ठीक हो गया। दूसरी ब्रांच चेक कर लेते हैं, y कहां बिलोंग करेगा, कैपिटल X से, ठीक है। अब y कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है, इट मींस इट इंप्लाइज दैट y कहां से बिलोंग करेगा, b इंटरसेक्शन x से। पर यहां क्या कहा गया, b इंटरसेक्शन x में तो कुछ भी नहीं है, तो यहां से पॉसिबिलिटीज अराइव होती हैं। सुनिए क्या क्या होती हैं, आइदर देयर एग्जिस्ट नो सच x, ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधे नकार दो, ऐसा कोई एग्जिस्ट जो ऐसा कोई स्मॉल x एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एक मिनट रुकिए जरा, ओ लाइट ऑफ कर रखी थी तो ऑन कर दिया, थोड़ा दिख रहा होगा फेसेस। हाँ, देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स। और दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या आ जाएगा, देखो भाई y जो है, ये y की बात चल रही है, ठीक है। y b से बिलोंग कर रहा है, y a से बिलोंग कर रहा है, पर डाउट कहाँ है, x को लेकर। तो क्या लिख दोगे, और देयर एग्जिस्ट नो सच y, और हाँ y बिलोंग्स टू a एंड ऑल्सो y belongs to b, but y does not belongs to x, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसा कोई y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि y x से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि a से बिलोंग दिखा चुके हैं, b से बिलोंग दिखा चुके हैं, तो फंस कहां रहा है मामला, x कैपिटल X वाले पे, तो कैपिटल X से y बिलोंग कर ही नहीं रहा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी में ये भी आ रहा है। तो हम लोग यहां से क्या बनाएंगे, यहां हम लोग अब रीजन क्या देंगे, देखो हम लोग किस किस के लिए श्योर हैं, ए और बी के लिए श्योर हैं। हियर वी आर श्योर अबाउट y belongs to a and y belongs to b, but not sure about that y belongs to x or y does not belongs to x। y की बिलोंगिंग कैपिटल X से हम लोग है या नहीं, इस बात में कंफ्यूज हैं, और उस बात से हमारा कोई मतलब भी नहीं है। क्यों,
हमारी बिलोंगिंग क्या चेक करनी है, बी से एलिमेंट दिखाते दिखाते ए में ले जाना था। कैपिटल एक्स तो फिर से कहीं पर है ही नहीं। सो कैपिटल एक्स की हम लोग चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चर्चा करी, कंफ्यूजन भी था कैपिटल एक्स में, पर हमें क्या प्रूव करना था, ए और बी को आपस में प्रूव करना था। एक्स की तो कोई बात ही नहीं है, तो एक्स की बात जब है ही नहीं तो उस पर चर्चा करना बेकार है, उसको प्रूव करना भी बेकार है। तो उसको प्रूव ना करते हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया है, वाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है और वाई ए से बिलोंग कर रहा है। इस ब्रांच में आते हैं किससे चर्चा होने लगी थी, किस बात पे चर्चा होने लगी थी, वाई जो है कैपिटल एक्स से बिलोंग हो रहा है या नहीं, पर उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये ब्रांच तो बी के बारे में नहीं बता रही है, ठीक है, हमें किसके बारे में बता रही है, एक्स के बारे में, ये वाली ब्रांच। तो कैपिटल एक्स से बिलोंगिंग आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे क्या कर दोगे, सो वी कैन से दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए। इस कंक्लूजन से ये प्रूव हो गया। अब एट लास्ट क्या स्टेटमेंट लिख दोगे, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी and B is the subset of A, hence A is equals to B proved। ठीक है, आप इसको एक दो बार देखिएगा क्वेश्चन को, क्या समझाया गया है, कैसे बताया गया है, और फिर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। थोड़े से दो क्वेश्चन अटपटे थे, एक 10th वाला और 11th वाला, ठीक है, तो आप इसको एक दो बार देखिए तो चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन डी, सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी जो है वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए इन तीनों में। और ये क्या कह रहा है, सेट्स एंड, और एक कंडीशन ये है कि उन तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तीनों सेट्स जो हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए इसको और इसको, इन तीन को और ये चौथी, आप ए बी सी फॉर्म करिए और बताइए, उन सेट्स के बारे में बताइए जो फॉर्म हो सकते हैं। तो हम लोग लेट करना स्टार्ट करते, थोड़ा सा हिट एंड ट्राई टाइप का चीजें चलेंगी इसमें, आपको थोड़ा इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या माना इसको 1 2, इधर क्या माना, बी को क्या माना 2 3, क्यों, ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब सी को ऐसा मानो कि बी और सी में कुछ कॉमन रहे, तो ये मान लो, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन है। लेकिन ए और सी को देखो, ए और सी में कुछ कॉमन है नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा मानो कुछ कॉमन हो जाए, ठीक है, पर ऐसा मानना है, देखो अभी तो 1 लिख दिया, क्या आप 2 नहीं मान सकते थे, 2 भी मान सकते थे, तो भी तो ए और सी में कॉमन आ जाता। पर अगर आप यहाँ पे 2 मान लेते तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी हो जाता, मतलब ये वाली कंडीशन वॉयलेट हो जाती, खराब हो जाती, ठीक है। तो आपको क्या मानना पड़ा, यहाँ पे 1 मानना पड़ा। तो ये 3 सेट्स कैसे पॉसिबल हो गए, जो इन कंडीशंस को, इन चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए, ये देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मतलब 5 नहीं है। तो ये देखो, ये तो एक पॉसिबिलिटी है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। आप ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो, सोचो, इनफाइनाइट बना सकते हो, खुद दिमाग लगाओ। अगर मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पे ए बी कर दूं, बी सेट में बी सी कर दूं, और सी सेट में सी डी और इधर ए कर दूं, तब भी तो ये एक ट्रिपलेट बन गई, ए बी सी की ट्रिपलेट बन गई, जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रही है और इनको फॉलो कर रही है। तो ऐसे तो ए बी सी इनफाइनाइट
ढूंढने जा सकते हैं। इन्फानाइट जो है ए बी सी इन्फानाइट सेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो आप क्या रीजन लिख दोगे, देयर एग्जिस्ट इन्फानाइट A, B and C which follow the given conditions। ठीक है, आप खुद ही अंदाजा लगाओ, ऐसे इनफाइनाइट सेट्स पॉसिबल हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा आंसर बताया नहीं गया फिलहाल, ये इनफाइनाइट सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको अगर ऐसा बताना तो एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, या आप एक ही एग्जांपल देना है तो ठीक है आप यही दे दो, दो पूछे जाए तो ये दे दो। अगर टोटल में पूछा जाए कि कितने ऐसे पॉसिबल हैं तो भाई इनफाइनाइट सेट्स पॉसिबल है ऐसे। ठीक है, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल है एबीसी के, इनफाइनाइट। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी।